Hello everyone, welcome to your channel रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में चालू करने वाले नया चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन और इसमें रहने वाले बेसिक टर्म्स, टाइप्स ऑफ ए सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ए प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। Definition, scope and limitations of thermodynamics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ transformation of energy from one form to another form. Transformation of energy from one form to another form. एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कैसे होता है, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक लेसन में मालूम होता है। देखिए, इसमें थर्मो बोले तो क्या है, डायनामिक्स बोले तो क्या है, डिस्कस करेंगे। थर्मो बोले तो हीट, डायनामिक्स बोले तो मूवमेंट और मोशन, पूरा मिलाकर क्या होगा, हीट मोशन। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट कैन डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। Thermodynamics is the branch of the science which can deals with the study of how the energy and matter exchange between the system and surrounding due to chemical changes or physical changes. Okay, now यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, देखिए। Thermodynamics is the branch of science that deals with different form of energy, the quantitative relation between them and the energy changes that occur in physical and chemical process. Scope of thermodynamics. देखिए, it explain how a chemical reaction proceed. chemical reaction किस तरीके से proceed होता है, इसके बारे में बताएंगे। और physical and chemical changes कैसे होंगे reaction proceed होने के समय। तो chemical and physical changes during a reaction. Whether a chemical reaction is practically possible or not, इसको भी determine कर सकते हैं। How law of physical chemistry are derived, इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। Limitations of thermodynamics. Actually, thermodynamics only macroscopic particle को explanation किया था, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बताया नहीं। एंड इट ओनली कंसीडर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की इनिशियल स्टेटस को और फाइनल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए काम में आएगा। इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी स्पीड के साथ चलता है और केमिकल रिएक्शन की जो रेट है कौन सी पैरामीटर से इफेक्ट होता है, इसके बारे में मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। देखिए, थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ, यहाँ पे क्वेश्चन है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट है। क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी राइट है। एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, ये भी राइट है। डी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होता है। क्या होता है? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर, सेकंड क्वेश्चन, applicable for macroscopic property, सही है। deals with initial and final state of the system, ये भी सही है।
नॉट कंसर्न्ड विथ स्पीड, ए भी सही है, डी ऑल ऑफ दिस। थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले सम बेसिक टर्म्स है। व्हाट इज सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स बोले तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को मिलाकर बोलेंगे यूनिवर्स। तो यहां पे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which can consider under thermodynamic consideration. Okay, now a small part of the universe chosen for thermodynamic study at given instant is called as system. मतलब यूनिवर्स का जिस पार्ट को थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को इस्तेमाल करके स्टडी कर सकते हो, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को मानना चाहिए सिस्टम। Next one, surrounding. It is the remaining part of the universe. It is the remaining part of the system of universe which cannot study it under thermodynamic consideration is called the surrounding. मतलब सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स में रहने वाले रिमेनिंग स्पेस जिनको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को इस्तेमाल करके स्टडी नहीं कर सकते हैं, दैट पार्ट को अपन मानना चाहिए सराउंडिंग। ओके, ये पूरा देखिए, ये पूरा सिस्टम है। ओके ना, इस सिस्टम को छोड़कर रिमेनिंग जो भी पार्ट है ये पूरा सराउंडिंग होता है। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल विजिबल बाउंड्रीज। इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई बाउंड्रीज है नहीं। अभी यहां सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ बाउंड्री रहेंगे और सराउंडिंग के लिए कुछ है ही नहीं ऐसा। यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग को मिलाकर क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। देखिए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाया, यूनिवर्स बनाया है। मतलब ये पूरा देखो, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, पूरा मिलकर क्या होगा, यूनिवर्स हो गए। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बाउंड्री मतलब द रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले रियल और इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलेंगे। देखिए, अब यहां पे सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले एक लाइन है। ये लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री बोल रहे हैं। देखिए, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसमें। सपोज एक बॉटल है, इसमें सम अमाउंट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस है। तो ये जो सब्सटेंस है, बॉटल के अंदर रहने वाले जो सब्सटेंस है, इसको अपन कहते हैं सिस्टम। ओके ना, ये बॉटल के बाहर जो भी स्पेस रहता है, ये क्या होता है, सराउंडिंग। और ये सिस्टम को और इस सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले ये जो लाइन होता है, वो क्या होता है, बाउंड्री। इसका मतलब समझ लो, यहां पे ये बॉटल के अंदर जो भी रहता है वो सिस्टम होता है, इसके बाहर रहने वाले क्या होता है, सराउंडिंग होता है, और ये जो बॉटल होता है वो बाउंड्री होता है।
द सरफेस which separates system and surrounding is called. इसमें देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले रियल और इमेजिनरी लाइन और सरफेस को अपन कहेंगे बाउंड्री. सो दैट इसका आंसर क्या होगा? सी. All the other part of the universe outside the system is called. यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा रहने वाले जो पार्ट होता है वो सराउंडिंग होता है. इसका आंसर बी. टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स. If we consider a substance in a test tube, टेस्ट ट्यूब में एक सब्सटेंस को रखे है. रखने के बाद ये मैटर को एक्सचेंज कर सकता क्या और एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है क्या? इसके बेस पे अपन सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं. अगर अपन सब्सटेंस को टेस्ट ट्यूब में रख के क्लोज करने के बाद मैटर को एक्सचेंज करता क्या, एनर्जी को एक्सचेंज करता क्या, इसको बेस करते हुए सिस्टम को अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं. और केमिकल सब्सटेंस को थर्मोस फ्लास्क में रखने के बाद एनर्जी और मैटर एक्सचेंज होता क्या, ये सारे कंडीशन को बेस करते हुए सिस्टम को 3 प्रकार में क्लासिफिकेशन किए थे. वन इज ओपन सिस्टम, सेकंड इज क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम. फर्स्ट अपन डिस्कस करना चाहते हैं ओपन सिस्टम के बारे में. ओपन सिस्टम बोले तो ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ matter as well as energy with its surrounding is called open system. देखिए, a system which can exchange both matter as well as energy with its surrounding is called as open system. मतलब जिस सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है, दैट सिस्टम को अपन कहते हैं ओपन सिस्टम. सो देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं. यहां पे ये ओपन सिस्टम के लिए जो बेटर एग्जांपल होता है, देखिए ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब ओपन सिस्टम के लिए एग्जाम्पल है. और देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्लियरली. ये ओपन वेसल है. ओपन वेसल में सम क्वांटिटी में हॉट वाटर को रखेंगे. क्या रखेंगे? हॉट वाटर को रखेंगे. सर्टेन टाइम के बाद ये हॉट वाटर कोल्ड होता है. तो रीजन क्या है? तो ये हॉट वाटर में रहने वाले जो हीट एनर्जी होता है, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी सिस्टम से क्या होगा? सराउंडिंग को ट्रांसफर होगा. सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होगा. और इसके अलावा देखिए, इसमें से सम वाटर वेपर सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होता है. वाटर वेपर ट्रांसफर हो रहा बोले तो इसका मतलब क्या है? ये मैटर है. इसका मतलब क्या? मैटर है. मतलब जिस सिस्टम में हीट एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज होगा, दैट सिस्टम को अपन कहेंगे ओपन सिस्टम. इसके लिए बेटर एग्जांपल है.
तो ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स, हॉट वाटर इन द ओपन वेसल और हॉट टी इन द ओपन कप, ये सब एग्जाम्पल होता है। तो ह्यूमन बॉडी क्यों बोल रहे हैं, अपन रेस्पिरेशन करते हैं, जब तो एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज होगा। एनिमल्स भी सेम, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है इसके कारण, ठीक है। यहां पे देखो नेक्स्ट वन, क्लोज सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लोज सिस्टम है, ये सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। चलो देखिए, एक वेसल में हॉट वाटर लेंगे, हॉट वाटर लेके ये वेसल को क्या करते, क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने के बाद ये क्लोज्ड वेसल हो गए। तो ये क्या है, एक्चुअली हॉट वाटर है। हॉट वेसल में हॉट वाटर रख के ये वेसल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये क्लोज्ड सिस्टम बन गया। क्या बन गया, क्लोज्ड सिस्टम बन गया। क्लोज्ड सिस्टम में भी सर्टेन टाइम के बाद जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, देखिए हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को एक्सचेंज हो रहा है। इसके कारण यहां पर ये वाटर थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता, मतलब कोल्ड हो जाता। तो मेनली ये वाटर ठंडी होने का मेन रीजन क्या है, ये हॉट वाटर में रहने वाले हीट एनर्जी सिस्टम से कहां गया था, सराउंडिंग में गया था। तो यहाँ पे हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को एक्सचेंज हो रहा, मगर ये वाटर वेपर्स बाहर नहीं जा रहा क्योंकि ये क्लोज्ड होने के कारण। इसलिए मैं यही बोल रहा हूं, जिस सिस्टम में ओनली हीट एनर्जी सराउंडिंग को एक्सचेंज होकर मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ, तो दैट सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम के लिए बेटर एग्जांपल, हॉट वाटर इन द क्लोज्ड वेसल और हॉट टी इन द क्लोज्ड कप, हॉट मिल्क इन द क्लोज्ड कप, हॉट कॉफी इन द क्लोज्ड कप, ये ले सकते हैं। इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। मतलब जिस सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करता है, दैट सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। अगर मान लीजिए थर्मोप्लास्क है, ये क्या है, आइडियल। थर्मोप्लास्क देखो, इसमें हॉट टी लिए है, ये थर्मोप्लास्क है ना, थर्मोप्लास्क में क्या लिया था, हॉट टी लिए। तो यहां से देखो हॉट टी रहने वाले आइडियल थर्मोप्लास्क में, ओके ना, थर्मोप्लास्क में ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक सर्टेन टाइम के बाद भी अगर वो थर्मोप्लास्क में रहने वाले टी को ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इनिशियल स्टेज में जितना गर्म था उतना ही गर्म मेंटेन करेगा, क्योंकि ये आइडियल थर्मोप्लास्क में से हीट एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर नहीं होता है और कोई मैटर भी ट्रांसफर नहीं होगा। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, हॉट टी टेकन इन द आइडियल थर्मोप्लास्क इज अ बेटर एग्जांपल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए अपन यहां पे डिस्कस करेंगे होमोजीनियस सिस्टम और हेटेरोजीनियस सिस्टम में। आप ये देखिए, ये पहला वेसल है, इसमें ऑब्जर्वेशन करो, इसमें सर्टेन क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस को मिलाएंगे। देखो लिक्विड सॉल्यूशन में सर्टेन सब्सटेंस को मिलाया, मिलाने के बाद वो कंप्लीटली होमोजीनियस फॉर्म में मिक्स हो गए, मिक्स होके ओनली सिंगल फेज को डेवलप किया है। 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट के द्वारा बना हुआ होमोजेनियस मिक्सचर वाला सिस्टम को बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम।
देखिए, देखो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद मिक्स होके एक ही फेज दिख रहा है, बट सेकंड में देखो इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को इस लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किए, मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या हो गए, ये दोनों अलग अलग फेज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे टू कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट फेज को डेवलप किया है। दैट काइंड ऑफ सिस्टम को हेटेरोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। देखिए, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोजीनियस सिस्टम बोले तो क्या है, हेटेरोजीनियस सिस्टम बोले तो क्या है, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोजीनियस सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ ए सिंगल फेज और हैज completely uniform composition throughout is called as homogeneous system. टू और मोर कंपोनेंट के द्वारा बना हुआ होमोजीनियस मिक्सचर वाला सिस्टम को अपन होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। हेटेरोजीनियस सिस्टम, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज थ्रू आउट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस सिस्टम। अलग अलग फेज रहने वाले सिस्टम क्या होता है, हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है। इन ओपन सिस्टम, ऑप्शन ए में दिया है एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग, बी में दिया है मैटर इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग, सी में दिया है बोथ, डी में नाइदर एनर्जी नॉर मैटर आर एक्सचेंज्ड। तो ओपन सिस्टम में देखिए एनर्जी एंड मैटर बोथ आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, so that answer is C. Open, closed and isolated system are classified based on boundary, based on the boundary. The state of the systems. The state of thermodynamic system is described by its measurable or macroscopic properties. अगर अपने को कोई भी सिस्टम को डिफाइन करना है, कोई भी सिस्टम को डिफाइन करना रहा तो इसको सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम को इस्तेमाल करके अपन सिस्टम की जो स्टेटस को अपन बता पाएंगे। मतलब द सिस्टम विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द सम मेजरेबल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर अपने को सिस्टम के बारे में बताना रहा तो कौन सी टेम्परेचर में है, कौन सी प्रेशर में है, कौन सी वॉल्यूम में है, ये बताने के लिए अपन सम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक मेजरेबल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बोले तो क्या है, स्टेट फंक्शन बोले तो क्या है देखेंगे। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम and its value depends only on initial and final state of the system and do not depend on the path followed is called as state function। और स्टेट फंक्शन बोले तो आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, अभी यहां पे फर्स्ट फ्लोर मान लो, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी यहां पे देखिए, ये फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग पे कौन है, ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा है।
तो यहां पे नीचे एक वही पर्सन है, तो मैंने वही पर्सन से पूछा एक्स पर्सन कहां पर है, तो वाई ने कहा कि सर एक्स पर्सन 4th फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा है। अरे एक्स वाई को मैंने पूछा था, उन्हें तुरंत बता दिया वाई सॉरी एक्स कहां पर है। कैसे बताया उन्हें, तो पहले सिस्टम का इनिशियल स्टेट को ऑब्जर्वेशन करा है उन्हें, बाद में फाइनल स्टेट को देखा है, फिर बताया सर एक्स ने 4th फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा है बोल के। इसका मतलब ये 4th फ्लोर बिल्डिंग में रहने वाले पर्सन के बारे में बताने के लिए वाई को 4th फ्लोर बिल्डिंग पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो देखकर ही बता पाएंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखकर। वैसे ही मतलब जिस प्रॉपर्टी को इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखकर डिटरमाइन कर सकते हो, दैट प्रॉपर्टी को कहना चाहिए स्टेट फंक्शन। इसका मतलब द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द 4th फ्लोर बिल्डिंग कैन रिप्रेजेंट द स्टेट फंक्शन। क्या बताएंगे, स्टेट फंक्शन, क्योंकि यहां पर इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखकर बता सकते हैं वो कहां पर है। जब तक आपको इनिशियल पता नहीं है, फाइनल को बताना मुश्किल है। इसलिए मैं वही बोलना चाह रहा हूं, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन initial and final state of a system but does not depends upon the path which is followed by the system is nothing but the state function. State function के लिए एग्जांपल है internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, temperature, pressure, volume, ये सब state functions होता है। path function बोले तो क्या है, the property which depends upon path followed by the system। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, सपोज एक्स पर्सन ने 4th फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा है, इसको अपन डायरेक्टली इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट को देखकर बता सकते हैं, मगर उन्हें 4th फ्लोर बिल्डिंग को रीच करने के लिए उनको स्टेयर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेयर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा लिफ्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ना, अभी यहां पे देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं 1 2 3 4, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है। यहां पे ये पर्सन ने 4th फ्लोर बिल्डिंग पे खड़ा है। ये 4th फ्लोर बिल्डिंग पे रहने वाले पर्सन की स्टेटस अपन इनिशियल को फाइनल देख के बता रहे, मगर उन्हें 4th फ्लोर बिल्डिंग को रीच करने के लिए स्टेयर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है, लिफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकता है। ओके ना, लिफ्ट को भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर उन्हें लिफ्ट के थ्रू अगर रीच हुआ, ओके ना, लिफ्ट के थ्रू अगर रीच हुआ तो इसके द्वारा होने वाले वर्क डन, स्टेयर्स के द्वारा रीच हुआ तो इसके द्वारा होने वाला वर्क डन क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्योंकि स्टेयर्स को अगर इस्तेमाल करके 4th फ्लोर बिल्डिंग को अगर रीच हुआ तो इसके द्वारा वर्क डन थोड़ा मैक्सिमम होता है। लिफ्ट के द्वारा अगर उन्हें 4th फ्लोर बिल्डिंग को रीच हुआ तो उनके द्वारा ज्यादा वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वो लिफ्ट उनको वहां पे पहुंचाने वाले काम करता है। इसीलिए मतलब द वर्क डन बाय द पर्सन एक्स स्टेयर्स के द्वारा की मतलब 4th फ्लोर बिल्डिंग को रीच किया तो अलग रहता है, लिफ्ट के द्वारा रीच किया तो अलग रहता है। इसका मतलब पर्सन के द्वारा होने वाले वर्क जो होता है ना, वो कंप्लीटली पाथ पे डिपेंड होके चलने वाले फंक्शन है, इसलिए इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। वर्क एंड हीट एनर्जी बोथ आर पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो पाथ ऑफ ए सिस्टम पे डिपेंड होके चलने वाले प्रॉपर्टीज है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पाथ फंक्शंस। सो अभी बताया मैंने, हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शंस है, सो दैट इसकी जो आंसर होता है वो सी होता है। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर नो डाउट दैट इज स्टेट फंक्शंस है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम पे डिपेंड करता है। इससे पहले ही मैंने एग्जांपल बता दिया हूं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस,
isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process, cyclic process, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। ए प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में प्रोसीड होने वाले प्रोसेस को जनरली आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। ये प्रोसेस में प्रोसेस चालू करने के पहले जितनी टेम्परेचर होंगे और प्रोसेस खत्म होने के बाद भी उतना ही टेम्परेचर होगा, इसलिए इसमें इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर सेम रहता, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर हमेशा इसमें 0 होता है। डज टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? यस। डज टेम्परेचर डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? यस। मतलब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है वहां पे रिएक्शन प्रोसीड होने के समय, बट देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, सो दैट डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ऑब्जर्वेशन करो यहां पे, मैं आपको ये पॉइंट को प्लीज सीरियसली कॉन्सेंट्रेट करो। डेल्टा टी यहां पे 0 बोलने का रीजन है, इसमें डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या रहता? T2 माइनस T1। इसमें बिफोर जितना टेम्परेचर है आफ्टर भी उतना ही टेम्परेचर है, इसीलिए इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर है। जब डेल्टा टी क्या होगा? 0। जब डेल्टा टी 0 बोले तो डेल्टा यू भी 0 होता है, क्योंकि नो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मीन दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा यू बोले तो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होने वाले फंक्शन है। टेम्परेचर जब 0 रहेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 रहता है। आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में चलने वाले प्रोसेस है। ए प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। Does pressure increase during the reaction? Yes. Does pressure decrease during the reaction? Yes. But there is no change in the pressure before and after the reaction. तो इनिशियल स्टेज में जितनी प्रेशर है फाइनल स्टेज में भी उतना ही प्रेशर है, सो दैट डेल्टा पी क्या होता है? 0। ओके ना, यहां पे देख डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या रहता? P2 माइनस P1 है। ओके ना, इसमें मतलब यहां पे क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P2, सो दैट डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होता है। देखिए, ऑल केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन लैबोरेटरी और एट कांस्टेंट प्रेशर। लैबोरेटरी में चलने वाले केमिकल रिएक्शन जनरली कांस्टेंट प्रेशर में प्रोसीड होता है। Isochoric process. What is isochoric process? A process in which the volume of the system remain constant throughout is called isochoric process. Constant volume condition में चलने वाले हर process isochoric process होता है। Does volume increase during the reaction? Yes. Does volume decrease during the reaction? Yes. During the reaction कम भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता, but there is no change in the volume before and after the reaction, so that delta V is equal to 0. इसमें delta V 0 बोल तो वर्क डन भी 0 रहता है, क्योंकि यहां पर आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं थर्मोडायनेमिक्स में क्या रहता? वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब प्रेशर के अगेंस्ट में गैस एक्सपांशन भी हुआ या कंप्रेशन भी हुआ तो वर्क डन होता है, इसलिए W इज इक्वल टू P डेल्टा V है। बट आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है,
इसलिए यहाँ पे W इज इक्वल टू P इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो. वर्क डन बिकम जीरो हियर. Gases reaction in closed container where none of the walls are movable, so that work done become zero. Adiabatic process. What is adiabatic process? A process in which heat is not allowed to enter or leave the system. For example देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो एक सिस्टम मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम है. अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, द एनर्जी एंड मैटर बोथ आर डज नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, सो दैट यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में अगर रहा तो ये सिस्टम में रहने वाले हीट एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जाते हैं एंड सराउंडिंग में रहने वाले हीट एनर्जी सिस्टम में नहीं आता है. इसलिए यहां पर Q इज इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो. Because system is thermally insulated, but there is change in temperature of the system. यहाँ पे Q कांस्टेंट है मगर डेल्टा T नॉट इक्वल टू जीरो. ओके ना, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर होने वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकता, इसलिए वहां पे टेम्परेचर भी बदलने की चांसेस है. हमारी ये Q इज इक्वल टू जीरो कौन सी कंडीशन में बोल रहा हूं, हीट कैन नॉट enter into the system and cannot leave from the system, ये मामले में जीरो बता रहा हूं. So temperature changes, internal energy also changes, so delta U is not equal to zero. Example, reaction carried out in a thermoplast, that is boiling of water in thermally insulated container. साइक्लिक प्रोसेस देखिए, when a system undergoes a series of process and finally reach its initial state, then it is called cyclic process. देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी यहां से एक प्रोसेस चालू हो गया, ओके ना, ये प्रोसेस यहां पे चालू हो गए, यहां से चलते 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 सब सीरीज सब स्टेप में कंप्लीट होके वहीं पर रीच हो गए. इसका मतलब यहां पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो गए, सेम हो गए. इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू कौन सा स्टेट हो गए, फाइनल स्टेट. यहां पे क्या हो गए, व्हेन सिस्टम अंडरगो सीरीज ऑफ प्रोसेस एंड फाइनली रीच इट्स इनिशियल स्टेट, देन इट इज कॉल्ड ए साइक्लिक प्रोसेस. मतलब प्रोसेस जहां पे शुरुआत हुए हैं वहीं पे बाद में रीच करता है सम सीरीज ऑफ स्टेप में प्रोसेस को प्रोसीड करते करते करते. इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस में, इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द चेंज इन द स्टेट फंक्शंस आर जीरो. मतलब डेल्टा H जीरो, डेल्टा U जीरो. ओके ना, देखो इसलिए यहां पे इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू क्या है, फाइनल स्टेट है. बट बाथ फंक्शंस नेवर बिकम जीरो, क्योंकि वहां पे अगर मान लो इनिशियल और फाइनल स्टेट इक्वल बोला, ओके ना, यहाँ पे स्टेट फंक्शंस यहाँ पे जो भी है वो जीरो बोला, मगर पाथ फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि वो मतलब वो इनिशियल से फाइनल को रीच होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क हुआ ना वहां पे, वो वर्क कभी जीरो नहीं होती है. एक बात याद रखना. तो मतलब इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द चेंज इन द स्टेट फंक्शंस आर जीरो बोला. मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जांपल डेल्टा U है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या रहता, U2 माइनस U1 रहता. इसमें U1 इज इक्वल टू U2, सो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो. बट डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो. देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेल्टा U जीरो, डेल्टा H जीरो, क्योंकि यहां पे डेल्टा H इज इक्वल टू क्या है,
H2 माइनस H1 है, इसमें H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएंगे ना, सो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होगा। सेम डेल्टा U का भी सेम है, U2 इज इक्वल टू U1 रहता, सो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, U2 माइनस U1 है, ओके ना। देन डेल्टा U इज इक्वल टू क्या रहता, 0 रहता। ओके ना, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें डेल्टा H एंड डेल्टा U ये क्या रहता है, 0 रहते हैं, मगर Q मतलब हीट एनर्जी एंड वर्क डन ये कभी 0 नहीं होगा। ये बात पे सीरियसली ध्यान दे दो। अब यहां पे देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो a process in which the difference between driving and opposing force is very small and by increasing opposing force slightly the process can be reversed। प्लीज देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के पहले आपको दो चीज समझना बहुत जरूरी है। वन इज ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स बोले तो इट इज द फोर्स which exerted by system on surrounding। ऑपोजिंग फोर्स बोले तो इट इज द फोर्स which is exerted by surrounding on system, which is exerted by surrounding on system। देखो ड्राइविंग फोर्स बोले तो सिस्टम के द्वारा फोर्स रिलीज होकर सराउंडिंग के ऊपर काम करे तो ड्राइविंग फोर्स है। ऑपोजिंग फोर्स बोले तो द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन सिस्टम और द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन सिस्टम, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने के पहले ये दोनों ये बेसिक फंडामेंटल आपको आइडिया होनी चाहिए। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो क्या है। Reversible process, the process which can be reversible, by apply of very small amount of external force, because there is a
infinitesimal very small energy difference between the driving force and opposing force. तो ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स के बीच में वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस रहा तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने से प्रोसेस रिवर्सिबल होता है. देखिए, इफ वी कंसीडर ए सिलेंडर विथ आइडियल गैस, ओके ना, ये आइडियल गैस रहने वाले सिलेंडर को वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ क्लोज करे थे. वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ क्लोज करे थे. ये पिस्टन है तो क्लोज करेंगे. क्लोज करने के बाद यहां पे क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर पिस्टन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, गैस कंप्रेस हो गए. अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रेशर को रिलीज करते हैं. ये क्या हो गया, रिवर्स हो गए. यहां पे ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए प्रोसेस इजीली रिवर्स हो रहा. देखो, इफ वी अप्लाई द प्रेशर, पिस्टन मूव टू द डाउन साइड. इफ वी रिलीज द प्रेशर, पिस्टन इज मूव टू द अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब ये क्या हो रहा, प्रोसेस रिवर्स हो रहा कि नहीं. A process in which the difference between driving and opposing force is very small, and by increasing opposing force slightly, the process can be reversed. मतलब यहां पे दो तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं इसको. मतलब इसमें ड्राइविंग फोर्स एंड ऑपोजिंग फोर्स के बीच में वेरी स्मॉल डिफरेंस है, इसलिए तो यहां पे ऑपोजिंग फोर्स को थोड़ा ही अप्लाई करने से भी यहां पे प्रोसेस रिवर्स हो रहा है. ओके ना. अदरवाइज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. और ये प्रोसेस है एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है. and these process never proceed for completion. ओके ना. and ये प्रोसेस प्रोसीड होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेंगे और इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे. ओके ना. रिवर्सिबल प्रोसेस एक इमेजिनरी और आर्टिफिशियल और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, नेचुरली होता ही नहीं है. नेक्स्ट वन इज दिस प्रोसेस नेवर प्रोसीड फॉर कंप्लीशन, और इसके लिए इनफाइनाइट टाइम लगता, इनफाइनाइट स्टेप्स में प्रोसीड होता, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है. और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस इन विच the difference between the driving force and opposing force is very large, and by increasing the opposing force slightly the process cannot be reversed. इसका मतलब जनरली वेसल में रहने वाले गैस का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर से ज्यादा है. इसका मतलब यहां पे क्या होता है, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, समझ लो. इसके ऊपर थोड़ा ही प्रेशर अप्लाई करने से वो पिस्टन नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे से जितनी फोर्स काम कर रहे हैं ऊपर से उतनी फोर्स काम नहीं कर रहा है. इसके कारण ऑल नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, एंड ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए फिनाइट टाइम लगेंगे और फिनाइट स्टेप्स लगेगा, इसलिए इसमें मिनिमम वर्क डन होता है. ओके ना, ये क्लियर हो गया ना. द प्रोसेस which cannot be reversible by apply of small amount of the opposing force, because there is a large difference between the driving and opposing force. A process in which heat is not allowed to enter or leave the system, that is adiabatic process. कौन सा प्रोसेस है, adiabatic process है. इसका ऑप्शन सी. A process in which pressure is constant. प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन में चलने वाले प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस है. थैंक यू स्टूडेंट्स. रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे.